हाँ, मोदी का परिवार तो देखिए, मोदी जी ने तो कहा था कि ये पूरे 140 करोड़ लोग जो है वो मेरा परिवार है। और लेकिन मोदी जी का परिवार अगर सही मायनों में माना जाए तो वो माल्या है, जो इस देश के करोड़ों रुपए चंपत करके ले गया गरीबों को। मोदी जी का परिवार तो सही मायनों में नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी है, अडानी है, अंबानी है, जो इस देश की सारी संपदाओं को, देश के गरीब लोगों के पैसे को अपने पास समेटता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे हाथ से देता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों अपने दफ्तर पूरे देश में खड़े किया। ये दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जिसका इस सरकार ने बड़ा दुरुपयोग किया। अजीत पवार इस चक्की पीसिंग, और जैसे ही अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े किए तो उन्होंने सौगात में क्या दिया? वित्त मंत्री का पद और उप मुख्यमंत्री का पद दिया। यानी कि जिसको एक दिन पहले चक्की पीसिंग और महाभ्रष्ट व्यक्ति कह रहे थे अजीत पवार को, उनके यहाँ जाकर वो करा। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा ने एक वॉशिंग मशीन लगा ली है। देश के तमाम सभी पार्टियों के जितने भ्रष्ट और करप्ट नेता हैं उनको ये लाकर उस वॉशिंग मशीन में डालते हैं, अगले दिन खड़ा कर देते हैं। सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने एक पूरे दिल्ली और एनसीआर में क्रांति ला दी है। आज जब से हम लोग संविधान और लोकतंत्र बचाने की गुहार लगा रहे हैं सब जगह जगह, बस्ती बस्ती मोहल्ले में, एक तरीके से पूरे दिल्ली का जो टेम्परेचर हमने भापा है वो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर है। और ये सरकार जो 400 पार का जुमला छोड़ रही है, इस सरकार को मैं समझता हूँ 150 सीट भी पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से जनता में रोष है, हम लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर हम लोग देख रहे हैं और बात कर रहे हैं और उस मार्जिनलाइज वोटर से बात कर रहे हैं, तब हमें पता लग रहा है कि जनता में कितना गुस्सा है और रोष है। जनता इस बार बदलाव करेगी। लेकिन जनता लगातार कह रही है हमें फ्री में राशन मिल रहा है, मोदी जी की गारंटी चल रही है, तो फिर कैसे? हाँ, यही जनता कह रही है ना कि इस सरकार ने हमें भिखमंगा बना दिया है। आज केवल हम 5 किलो राशन पर मोहताज कर दिए हैं, जबकि इन्होंने हमारे बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। इस सरकार ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वायदा किया था। इस सरकार ने विकसित देश बनाने का वायदा किया था। तो वो सब कहां पर है? ये सब लोग इस वक्त समझ चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर ये चंद लोगों को या कुछ लोगों को अगर ये 5 किलो राशन मिल रहा है तो ये सरकार की नाकामी है, निकम्मापन है। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये संजय सिंह की जो अभी संजय सिंह जमानत से रिहा हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी लगातार पूछता रहा कि पिछले 6 महीने से आप लोग कर क्या रहे, संजय सिंह गिरफ्तार क्यों? तो लगातार ईडी सीबीआई का जो है बंद हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आगे, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ईडी और सीबीआई ये दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जिसका इस सरकार ने बड़ा दुरुपयोग किया। और इस सरकार ने, आप ये लगा लीजिए, ईडी सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो 95% नहीं है, 5% है केवल। और इसीलिए ईडी और सीबीआई को बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुंह की खानी पड़ रही है। मैं तो सलाम करूंगा इस देश के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को और उनके जजेस को कि उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार ये प्रूव किया है कि जब जब देश में कोई तानाशाही करेगा, संविधान के खिलाफ बात करेगा, लोकतंत्र को तोड़ने की बात करेगा, तो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय आज भी कमजोर तबके के लिए खड़ा है। चाहे वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला हो, इस सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने नंगा करा और तुरंत ऑर्डर दिए कि आप आज शाम 5 बजे तक ही ये सब ऑनलाइन करेंगे। इसी सरकार ने आज, चाहे आप संजय सिंह जी की बेल की बात करें कि 6 महीने तक जब आप चार्जशीट पेश नहीं कर रहे हैं, जब आप उस पर कोई मनी ट्रेल नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना उसको बेल दे दी जाए, जमानत दे दी जाए। इसके अलावा इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके अकाउंट जो इन्होंने आईटी के द्वारा फ्रीज करा दिए थे, उनको जुलाई तक खोलने का काम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा, मैं समझ रहा हूं, कमजोर तबके को न्याय दिलाने का काम कर रहा है। इसीलिए बार बार हम चाहते हैं कि इस देश का संविधान जो है वो बचा रहे। लेकिन लगातार दिल्ली में जो लगातार ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों को खत्म करना चाहते हैं और कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार को बचा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, तो ये तो इसका रिवर्स है ना। आप ये समझ लीजिए कि जो अशोक चव्हाण आदर्श घोटाले में, जो वॉर विडो की सोसाइटी थी, उसमें उसने घोटाला किया था, उसके बाद ये व्यक्ति, उस करप्ट व्यक्ति को जब उसको सजा मिलने वाली थी, जब कांग्रेस उसको टिकट नहीं दे रही थी, इन्होंने उसको एक दिन पहले ज्वाइन कराया और अगले दिन उसको राज्यसभा में पहुंचा दिया। तो आप समझ लीजिए कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज जब खुद प्रधानमंत्री जाकर महाराष्ट्र में रैली में कह रहे थे
कि अजीत पवार इस चक्की पीसिंग। और जैसे ही अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े किए, तो उन्होंने सौगात में क्या दिया, वित्त मंत्री का पद और उप मुख्यमंत्री का पद दिया। यानी कि जिसको एक दिन पहले चक्की पीसिंग और महाभ्रष्ट व्यक्ति कह रहे थे अजीत पवार को, उनके यहाँ जाकर वो करा। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा ने एक वॉशिंग मशीन लगा ली है। देश के तमाम सभी पार्टियों के जितने भ्रष्ट और करप्ट नेता हैं, उनको ये लाकर उस वॉशिंग मशीन में डालते हैं, अगले दिन खड़ा कर देते हैं। और जो नोएडा की मीडिया है वो उसको कहती है अब ये पाक साफ हो गया है। अब इसके बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं, उसकी जितनी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई आईटी का इनकम दुरुपयोग ये कर ही रहे हैं। और जैसे कोई व्यक्ति इनके खेमे में शामिल हो जाता है इनकी पार्टी में, तो उस पर सारी इंक्वायरियां, सारी जांच बंद हो जाती हैं। यही देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई पार्टी है, इस पूरे देश की सबसे भ्रष्ट अगर कोई पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, मैं हूँ मोदी का परिवार। मोदी का परिवार, तो देखिए मोदी जी ने तो कहा था कि ये पूरे 140 करोड़ लोग जो है वो मेरा परिवार है। और लेकिन मोदी जी का परिवार अगर सही मायनों में माना जाए तो वो माल्या है, जो इस देश के करोड़ों रुपए चंपत करके ले गया गरीबों को। मोदी जी का परिवार तो सही मायनों में नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी है, अडानी है, अंबानी है, जो इस देश की सारी संपदाओं को, देश के गरीब लोगों के पैसे को अपने पास समेटता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे हाथ से देता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों अपने दफ्तर पूरे देश में खड़े कर लिए हैं। आज देश का जो सिविल सोसाइटी का नागरिक है वो पूछना चाहता है कि मोदी जी, अमित शाह जी, आपके पास ये हजारों करोड़ रुपया कहां से आया जिससे आपने दफ्तर बनाए हैं। देश की 70 साल पुरानी जो पार्टी है, जिसने 70 साल राज किया है, वो अपने दफ्तर नहीं बना पा रही और आपने इतने दफ्तर कैसे बनाए। ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है और भारतीय जनता पार्टी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सर, मेरा एक सवाल है, ये सामाजिक सवाल है कि आप ये कहते हैं कि मेरा एक सामाजिक सवाल है कि आप लोग दलित जो है SC ST OBC बात करता है, बहुजन SC ST तो समझ में आता है, लेकिन OBC को आप अपने साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन OBC आपके साथ कहाँ? नहीं, ओबीसी क्यों नहीं आ रहा। आप देखिए कि चंद कुछ ओबीसी या जो नकली प्रधानमंत्री जो ओबीसी बने हुए हैं, आपको पता हो शायद कि जब मोदी जी की सरकार गुजरात में आई, उससे पहले मोदी जी की जाति जो थी वो ओबीसी में नहीं आती थी। मोदी जी उस वक्त अपर कास्ट यानी बनिया कास्ट में आते थे। मोदी जी ने अपनी कास्ट को ओबीसी में ले लिया। इनके साथ इसी तरीके के फर्जी ओबीसी हैं। आप देखिए आज ओबीसी, जब ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जातिगत जनगणना का मामला बिहार की सरकार ने किया और उसके बाद भारत जोड़ो आंदोलन में राहुल गांधी ने पूरे मुखरता से रखा। मैं समझता हूं पूरे देश का ओबीसी भी समझ रहा है कि जो उनके हक हकूक और अधिकार हैं। आज देश में एक भी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओबीसी नहीं है, आज जजेस ओबीसी नहीं है। ओबीसी भी समझ रहा है कि हमारे अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हुआ है, तो हमें इस सरकार को बदलना है। सर, एक आप अभी बात कर रहे थे मनीषा वाल्मीकि के हाथरस कांड की, उसके अंदर जो उनकी वकील बनकर सामने आई थी सीमा कुशवाहा, वो आज बीजेपी विरोध में जाकर बैठ गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सीमा कुशवाहा का चेहरा एक तरीके से बेनकाब हुआ है। पहले उन्होंने हमें कहा कि हम उस केस को खुद परस्यू कर रहे हैं, मैं खुद उस केस को परस्यू कर रहा हूं, हम उसको सारा वहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस केस को सुप्रीम कोर्ट लेके आए। और मैं फिर सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि मनीषा वाल्मीकि हाथरस केस को भी उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। जब हमने सर्वोच्च न्यायालय को कहा कि वहां की सरकार और वहां का प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि मनीषा को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, और ये सारे मुकदमे जितने हैं वो आप वहां से यूपी से लाकर सर्वोच्च न्यायालय में ले लीजिए, तो उन्होंने सारे मुकदमे जो है सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर हो गए। और मुझे उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द मनीषा को न्याय भी मिलेगा। जो सीमा कुशवाहा ने किया है, उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि ओबीसी समाज, रिलायबल समाज पर तो भरोसा किया जाता है? देखिए, एक व्यक्ति के अगर कुछ धोखा देने से या बैक स्टैब करने से ऐसा नहीं होता कि पूरा समाज एक तरीके से कहीं खराब हो गया है। सीमा कुशवाहा एक तरीके से उसने लालच प्रकट कर किसी कारणवश अगर वो चली गई है, तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी समाज जो है वो इस तरीके की बात कर रहा है। ओबीसी समाज में एक से एक योद्धा हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आज अगर इस देश में सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात की है तो वो लालू प्रसाद यादव ने की, वो एक ओबीसी समाज से आते हैं। इस देश में सामाजिक न्याय की बात की तो मुलायम सिंह यादव ने की, वो भी ओबीसी से आते हैं। तो 2 किस्म के यादव सब देश में पाए जाते हैं, एक ललित सिंह यादव वाले और एक कृष्ण वाले।
तो ज्यादातर जो है कृष्ण वाले यादव है, और ओबीसी की अगर बात करोगे ओबीसी समाज की, तो सबसे ज्यादा जो दलितों पर एट्रोसिटी होती है वो सिर्फ ओबीसी समाज का। उस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, ये तो एक ये इस देश की विषमता, ये इस देश की विषमता कह लीजिए, ये इस देश का मैं कहूं कि दुर्भाग्य कह लीजिए। मैं इसे जातियों में नहीं बांट रहा कि ओबीसी कर रहा है या अपर कास्ट कर रहा है। इस देश पे किसी भी कमजोर व्यक्ति पर या महिला पर अगर अत्याचार, दुराचार, अनाचार हो रहा है तो इसे जाति के रूप में ना देखकर मैं समझता हूं कि उन लोगों को एक अत्याचारी के रूप में देखना चाहिए, उनको एक अपराधी के रूप में देखना चाहिए और उनके साथ जो इस संविधान और देश का कानून है उसी के अनुरूप काम करना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है लास्ट में जाते जाते, आप सभी लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं या कहें जिस समाज से आते हैं, हम जिस जगह खड़े हैं वो वाल्मीकि चौपाल है। वाल्मीकि जी ने हमेशा हाथ में कलम रखी, कभी झाड़ू नहीं रखी, और ये समाज झाड़ू की ओर ज्यादा बड़ा, कलम की ओर कम। ऐसा क्यों? देखिए, जब एक समाज को बहुत साल स्कूलों में नहीं जाने दिया, उनको तालाबों से पानी नहीं पीने दिया, देश के संविधान में वो चीजें लागू बाबा साहब ने कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान को अपना एक प्रारूप आते आते संविधान में अधिकार समझते समझते थोड़ा समय लगा। ऐसा नहीं है कि आज वाल्मीकि समाज केवल और केवल सफाई पेशे में जुड़ा हुआ है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ज्यादातर 50-60% वो आज भी सफाई पेशे या मैनुअल स्पंजिंग में इंडल्ज है, लेकिन आज वाल्मीकि समाज के बहुत सारे बच्चे आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं, दानिप्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बाहर एमबीए करके कर रहे हैं, पत्रकार भी हैं। कुछ लोग हैं सर, कुछ लोग। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी है, लेकिन वो रफ्तार अभी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो सामाजिक चिंतन मंथन मनन कर रहे हैं, ये इसीलिए किया जा रहा है कि जब समाज में चेतना जागेगी और संविधान को वो अपने बारे में संविधान को पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो फिर लोग आगे बढ़ेंगे।